कार्तिक और माया एक दूसरे के साथ जन्म जन्म के बंधन में बंध गए थे। वे अब एक बार फिर से पति पत्नी थे। विदाई का वक्त हुआ। वैसे तो वे 3 साल विवाहित रह चुके थे, लेकिन सबके सामने समारोह की धूमधाम के साथ विदा होने का हर लड़की का जो सपना होता है, वो माया के लिए आज पूरा होने जा रहा था। समय हो गया है, अब आपको आगे चलना है और माया आपके पीछे पीछे आएगी, पंडित ने समझाते हुए कहा। कार्तिक ने माया का हाथ पकड़ा और धीरे से आगे चल पड़ा। माया ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। उसकी आंखें खुशी के आंसू से भर गईं। उसे याद आया, एक बार उसने सोचा था कि वो पूरी तरह से कार्तिक को खो देगी। आज विदाई के वक्त जहां दूसरी लड़कियों के मन में अपने परिवार को लेकर तमाम भावनाएं होती हैं, वहीं माया के मन में कार्तिक के बिना रहने वाले दिनों की बुरी याद और उस मुर्दे जैसी जिंदगी से छुटकारे की खुशी का भाव था। तब उसने सोचा नहीं था कि वे दोनों एक दिन अचानक अलग हो जाएंगे, और फिर उसने उम्मीद नहीं की थी कि 3 साल बाद वे फिर से एक साथ हो सकते हैं। कार्तिक और वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। दोनों ने महसूस किया कि वे बहुत भाग्यशाली थे। इस समय सभागार में काफी लोग जमा थे। राजपूत और डोगरा परिवार के लोगों के लिए शादी में शामिल होने के लिए कार्तिक से भीख मांगनी पड़ी थी। कार्तिक पुणे में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। पहले कार्तिक ने उन्हें मना कर दिया था। वो अपनी शादी के दौरान उन्हें नहीं देखना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसका मन पसीजा और फिर कार्तिक ने उनके उपहारों को स्वीकार करके संकेत दिया कि जब तक वे उसे या माया के परिवार को नाराज नहीं करते हैं, तब तक वे एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं। डोगरा परिवार और राजपूत परिवार ये सुनकर बहुत खुश हुए थे। वे कार्तिक की शादी में जाना चाहते थे क्योंकि वे उसके साथ शांतिपूर्ण संबंध रखना चाहते थे। जाहिर था कि अब जब उनका लक्ष्य हासिल हो गया था, तो वे उनकी शादी में खलल नहीं डालेंगे। सिंह वंश के लोग भी आए थे। गौतम वागले, नरेंद्र और जितेंद्र को पुणे में कार्तिक की शादी के बारे में सबसे पहले पता चला था। नरेंद्र सूक्ति के साथ आया था। माया को दुल्हन के कपड़ों में देखकर सूक्ति के मन में जल्द ही आने वाले उसके विवाह के बारे में पुलक उठ रही थी। उसने सोचा कि वो भी इसी तरह का लिबास पहनकर चलेगी। एक छोटे से बंगले में उनकी शादी के बाद उन्हें ठहरना था। उनकी शादी का कमरा अभी यहीं था। ये आसपास के भीड़-भाड़ भरे हिस्से से अलग एक अच्छी जगह थी। बंगले के इंटीरियर को चमकीले लाल रंग में सजाया गया था। फर्श गुलाब की पंखुड़ियों से ढका हुआ था और दीवार पर शब्द उकेरे गए थे। सब कुछ उत्सव के रंग में बदल गया। हालांकि ये सच था कि अब वे एक परिसर में थे, लेकिन इस पल में ये एक शुरुआत थी जब माया और कार्तिक को एक अलग तरह का एहसास हो रहा था जो अब तक नहीं हुआ था। वे अब भागकर शादी करने वाले अनिश्चित भविष्य के जोड़े नहीं थे। कार्तिक और माया बिस्तर के पास बैठे और गहरे स्नेह से एक दूसरे को देख रहे थे। कार्तिक ने माया के गोरे शर्माते चेहरे को छुआ। उसकी आंखें प्रेम के ज्वार से भर आईं। माया ने कार्तिक के शरीर के चारों ओर लिपटने की शुरुआत की और पूरे जोश के साथ एक गहरे चुंबन से उसके होंठ सिल दिए। फिर उस कमरे में प्यार का एक जोशीला तूफान अपने तमाम ज्वार भाटों के साथ चलता रहा, जो सूरज की किरणों के साथ सवेरे ही रुका, और फिर दोनों निढाल होकर एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन कार्तिक और माया बिस्तर से उठने के लिए बहुत थके हुए थे। जब उनकी नींद खुली तो वे बिस्तर पर अधलेटे पड़े हुए थे। एक दूसरे से बात करते हुए बातें चली और कार्तिक ने कहा, माया चलो अपने हनीमून पर चलते हैं। ये सुनकर माया के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। वो तुरंत राजी हो गई। फिर दोनों ने वहीं लेटे लेटे हनीमून डेस्टिनेशन ढूंढना शुरू कर दिया।
माया को बस जाने से पहले अपना मैनेजमेंट का काम निपटाना था। उस दिन उसके ऑफिस में छुट्टी का वक्त होने पर माया अचानक सीट से खड़ी हो गई और उसने कागजों को दराज में बंद कर दिया। फिर वो जल्दी में चली गई। इससे असिस्टेंट चौंक गया, क्योंकि माया काम के लिए अक्सर अंत तक रुकी रहती थी। लेकिन अभी वो जानती थी कि उसे अपने हनीमून पर जाने की तैयारी करनी है। इन कुछ दिनों में ऐसा लगता था कि माया को किसी ने कोई एक्सटेसी दे दी हो। वो सारा काम फटाफट निपटाती थी और जल्दी भाग जाती थी। कार्तिक ने अपना हनीमून शेड्यूल चुन लिया था। माया ने अपना काम खत्म किया और वे दोनों अगले दिन ही बाहर चले गए। कार्तिक और माया में एक अलग ही खुशी और मिठास थी। 2 हफ्ते बाद कार्तिक और माया पुणे लौटने को तैयार थे। उन दोनों ने एक साथ काफी समय बिताया था और उनका हनीमून का वक्त पूरा हो गया था। कार्तिक ने पुणे जाने की टिकट को देखा और महसूस किया कि उसने इस यात्रा में एक सदी सी बिता दी है। उसने माया के साथ जो समय बिताया वो एक हफ्ते में एक सदी जैसा ही था। माया की शिकायत थी, मुझे ये मत कहो कि तुम वापस नहीं जाना चाहते। ये कहो कि अगले सफर के लिए वापस जाना जरूरी है, इसलिए चल रहे हो। कार्तिक ने प्यार से माया के बालों को सहलाया। अरे मुझे भी पता है, फिर भी अफसोस की बात है कि यहां से जाना पड़ेगा। मेरा बस चलता तो मैं यहीं बस जाता। माया ने बेबसी दिखाते हुए कंधे उचकाए। कार्तिक मुस्कुराया। चलो चलते हैं। कार्तिक ने माया का हाथ पकड़ा और घर जाने की तैयारी की। कार्तिक और माया जब साथ होते थे तो बहुत ही लोगों को अट्रैक्ट करते थे। वे सभी सुंदर जोड़े को अलग अलग भाव से देखते। इसी तरह भीड़ के बीच 2 लड़कियां तब उन्हें घूर रही थीं जब वे पुणे पहुंचे। कार्तिक और माया सामने थे। ये वो है ना? लंबे बालों वाली लड़की ने पूछा। उसके बगल में छोटे बालों वाली लड़की ने कहा, मुझे यकीन नहीं है, चलो चलते हैं और पूछ लेते हैं। लंबे बालों वाली ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद वे अपने बंगले के पास पहुंचे। कार्तिक अचानक रुक गया और एक कोने में जाकर कुछ देखने लगा। कौन है यहां? बाहर निकलो! कार्तिक चिल्लाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। माया हैरान थी। कार्तिक को क्या हुआ? यहां कोई कहां था? ये मत सोचो कि तुमने अपनी ऊर्जा को थोड़ा छिपा दिया है तो कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। तुम्हें ऐसे ही एक कोने में छिपने में मजा आता है क्या? जल्दी करो और बाहर आओ! कार्तिक फिर चिल्लाया। उसके पैरों के नीचे ऊर्जा कंपन कर रही थी जो एक कोने में फैल गई। एक बवंडर सा पैदा हो गया। थोड़ी देर बाद 2 लड़कियां सामने आईं। वो दोनों भौचक्की होकर कार्तिक और माया को देख रही थीं। तुम हमें कैसे देख सकते हो? लंबे बालों वाली लड़की ने पूछा। अपनी ऊर्जा छिपाने की उनकी विधि पृथ्वी लोक के लोगों को नहीं समझ आ सकती थी। इस आदमी ने लंबी दूरी से उनकी ऊर्जा की खोज की थी। ये आसान काम नहीं था। ये छोटी बातें कुछ खास भी नहीं है। कार्तिक का चेहरा रुखाई से भरा हुआ था। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुष्क रक्त के बारे में ऐसा कहने की? ये कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे तुम जैसे लोग नीची नजर से देख सको, समझे? छोटे बालों वाली लड़की ने कार्तिक पर दहाड़ सी लगाई। छोटे बालों वाली महिला ने थोड़ा अकड़ कर कहा, हां, हम शुष्क रक्त के लोग से हैं, समझे? चूंकि तुम हमारे ऊर्जा के चक्र पढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी एक साधक हो। मैं तुम्हें बता दूं कि शुष्क रक्त संप्रदाय सबसे उच्च कोटि का संप्रदाय है। तुम जैसे सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम क्या हैं। क्या तुम छोटे आकाशी लोग से हो? वो लड़की फिर बड़ी अदा से बोली। कार्तिक ने भौहें से कोड़ी। पृथ्वी लोक में शुष्क रक्त संप्रदाय के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी, इसलिए ये केवल छोटे आकाशी लोक का प्राणी हो सकता है, ऐसा उनका सोचना भी स्वाभाविक था। क्या तुम छोटे आकाशी लोक के बारे में भी जानते हो? दोनों लड़कियों ने कार्तिक की तरफ देखा। उन्होंने सोचा कि कार्तिक पृथ्वी लोक का साधारण साधक था, इसलिए उन्हें ढूंढना सिर्फ एक तुक्का था।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो कोई ऐसा होगा जो अमर लोक के रहस्य को जानने की शक्ति रखता होगा। चूंकि तुम जानते हो कि हम कौन हैं, इसलिए तुम्हें हमारा मजाक उड़ाने के लिए पछताना होगा, छोटे बालों वाली ने कहा। कार्तिक ने अजीब नजर से उसे देखा और कहा, मैं एक साधारण नश्वर हूं, तो मैं तुम अमर परियों के साथ बहस नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हें यहां से दूर कर दूंगा। दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। उनकी पहचान जानने के बाद कार्तिक उन्हें भगाना चाहता था। इसके अलावा परी शब्द को उसने जोर देकर ऐसे कहा था जैसे वो अच्छे से जानता हो कि वे क्या हैं। ये बहुत अजीब था। कितना दुस्साहसी था यह आदमी। छोटे बालों वाली ने उसे गौर से देखा। कार्तिक ने अपना सिर घुमाया और अचरज से पूछा, ये क्या चल रहा है? छोटे आकाशीय लोक से तुम्हारा संप्रदाय अचानक पृथ्वीलोक में आया हुआ है क्या? इसे यहां नहीं होना चाहिए, है ना? लंबे बालों वाली ने माया की ओर इशारा किया और कहा, हम इस लड़की को छोटे आकाशीय लोक में हमारे शुष्क रक्त संप्रदाय में ले जाने के लिए आए हैं। इसे हमारे साथ आना होगा। कार्तिक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और फिर माया की ओर देखा। उसने महसूस किया कि उन शुष्क रक्त वाली लड़कियों की ऊर्जा और माया के शरीर से अभी अभी निकल रही ऊर्जा में एक समानता है। उसने माया के चेहरे को देखा। माया के चेहरे पर अजीब से भाव थे, जैसे वो कोई और हो और कार्तिक को पहचानती भी ना हो। माया, ये दोनों क्या बोल रही हैं? कार्तिक ने माया से पूछा। माया जैसे किसी और ही ख्याल में थी। उसने कार्तिक की आवाज को अनसुना कर दिया। माया! कार्तिक गुस्से में जोर से चिल्लाया। अब माया ने नाराजगी के साथ कार्तिक की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर किसी अजनबी के भाव थे। क्या हुआ था माया को? क्या वो दोनों परियां माया को कार्तिक से दूर ले जाएंगी? माया ऐसा क्यों कर रही थी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।